चलिए दोस्तों, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। फॉरेस्ट गार्ड के लिए स्पेशल सीरीज हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम ज्योग्राफी, जनरल साइंस और एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आप हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भी प्रिपरेशंस कर रहे हैं, तब भी आपके लिए ये सीरीज हेल्पफुल रहने वाली है। पहला क्वेश्चन, समुद्र में ज्वार भाटा जमा होता है, इंपॉर्टेंट है और हाईलाइटेड भी है, बताइए। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। क्या ये हाइड्रोलिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, या फिर ये तीनों एनर्जी का कॉम्बिनेशन है? पहले तो बात यह कि आपको ये पता होना चाहिए कि ज्वार भाटा होता क्या है। फ्रेंड्स, ज्वार भाटा वे तरंग है, जब समुद्री जल ऊपर आता है तो उसे ज्वार यानी कि उसे टाइड कहते हैं, और जब नीचे जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। भाटा यानी कि ईबीवी, ठीक है। अब देखिए, चंद्रमा के अट्रैक्शन फोर्स का पृथ्वी के सागरीय जल पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। जैसे कि आप सभी को ये क्लियर है, ज्वार भाटा चंद्रमा और सूर्य के पृथ्वी पर ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा खिंचाव के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है। तो यानी कि ये हाइड्रोलिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक का मतलब होता है गतिज ऊर्जा, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में करवाने की कोशिश करूंगा ताकि दोनों स्टूडेंट्स यहाँ पर कवर हो जाए, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल, तो ये सारी एनर्जी इसमें रहती हैं। क्लियर फ्रेंड्स, फ्री टेस्ट भी आप लगा सकते हैं फॉरेस्ट गार्ड के लिए, हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए। सिंपली आपको करना क्या है, व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप करते समय फ्री टेस्ट और अपना एग्जाम जरूर मेंशन कर दें, जिससे हमारी टीम को पता चल जाता है, ठीक है। फ्री टेस्ट कब कब होंगे, हफ्ते में कब होंगे, ये सारी डिटेल ले लीजिए। कोर्सेज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सभी ग्रहों में सबसे कम घना ग्रह है? जब भी प्लैनेट्स की बात आती है दोस्तों, तो आप प्रीवियस पेपर एनालाइज करो, देखिए वहां से कौन कौन से क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं, ठीक है। चाहे मैं टॉप 10 मैगजीन्स के क्वेश्चंस की बात करूं, रिपीटेड क्वेश्चंस की बात करूं, हम सभी क्वेश्चंस वो डिस्कस कर रहे हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है और जुड़े रहना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सैटर्न यानी कि शनि। निम्नलिखित में से कौन सभी ग्रहों में सबसे कम घना ग्रह है? सैटर्न। कॉपी पेंसिल साथ में लेकर बैठा करें दोस्तों, क्योंकि हम क्वेश्चंस के साथ साथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। और लेक्चर्स की पीडीएफ कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम ग्रुप से मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और पिछले लेक्चर्स के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। किस जल को जल ग्रह के नाम से जाना जाता है? यानी कि वाटरी प्लैनेट, सबको क्लियर है, अर्थ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, विश्व की सबसे बड़ी झील। अब देखिए, आपने बहुत बार क्वेश्चंस देखे होंगे कि सबसे बड़ी झील भारत की कौन सी है, भारत की मीठे पानी की झील श्रीहरिकोटा किस द्वीप पर स्थित है। अभी क्वेश्चंस बहुत बार बन रहा है और हाईलाइट भी हो रहा है ये क्वेश्चंस। हजार झीलों की भूमि के नाम से किसे जाना जाता है, ठीक है। चाहे मैं वर्ल्ड की बात करूं, पूरी दुनिया की बात करूं, तो यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। इसके लिए दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप्स ज्वाइन करिए, वहां पर मैं आपको इस लेक्चर्स के बाद 2-3 घंटे के बाद, और जो बाद में लेट ज्वाइन करेंगे उनको भी शो हो जाएगा, ठीक है। पूरी की पूरी डिटेल सेंड होने वाली है झीलों से रिलेटेड, चाहे मैं वर्ल्ड की बात करूं या फिर इंडिया लेवल की बात करूं। अब देखिए, यहां पर मैं बात करूंगा विश्व की सबसे बड़ी झील यानी कि कैस्पियन सी। कैस्पियन सी ये कहाँ है? यूरोप और एशिया के बॉर्डर पर, लेकिन हम इसे मध्य एशिया में स्थित झील भी कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, एक माइंड क्वेश्चंस कर रहा है कि बेकाल झील। अब देखिए, बेकाल झील की जब भी बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस बन जाता है, ठीक है। बेकाल लेक की जब भी बात करेंगे तो काफ़ी गहरी है, डीप है, और मीठे पानी की झील भी इसे कहते हैं। और ये कहाँ पे है? साइबेरिया में, ठीक है। कहाँ पे है ये? साइबेरिया में। लेकिन सुपीरियर लेक, ये भी क्वेश्चंस बनता है, ठीक है। सुपीरियर लेक, अब ये सुपीरियर लेक जो है कनाडा और अमेरिका बॉर्डर पर है, ठीक है। मीठे पानी की झील इसे कहते हैं, ठीक है। किसे? सुपीरियर लेक को। लेकिन अगर हम बेकाल झील की बात करें तो ये फ्रेश वाटर के नाम से भी जानी जाती है, ठीक है। तो कई बार ये कंफ्यूज करते हैं कुछ 1-2 पॉइंट, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। इसलिए यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे, चाहे मैं भारत की सबसे बड़ी झील की बात करूँ, मीठे पानी की झील की बात करूँ, ठीक है, या फिर हजार झीलों की भूमि किसके नाम से जाना जाता है, श्रीहरिकोटा कौन से द्वीप पर है, ये बन रहे हैं पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स बन रहे हैं। एक पूरी की पूरी डिटेल्स टेलीग्राम पर आपको मैं अपलोड यहाँ पर हमारी टीम कर देगी, ठीक है। तो इसलिए जो फोर्थ का आंसर रहेगा कैस्पियन सी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, जलवायु परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
अब आपने बताना है कि ऐसे क्लाइमेट चेंजेस, देखिए टॉपिक उठाइए, क्लाइमेट चेंज से किस टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं, आने चाहिए आपको सभी को ये, ठीक है। ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे आपके एग्जाम में, क्वेश्चंस बनेंगे क्योंकि ये 100% श्योरिटी है इन क्वेश्चंस के ऊपर, लेकिन क्वेश्चंस मॉडिफाइड होगा। बताइए क्या ये वॉल्केनिक इरप्शंस है, राइस कल्टीवेशंस है, या फिर चेंजेस इन सन स्पॉट्स नंबर? बताइए। देखिए जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, वॉल्केनिक इरप्शंस यानी कि ज्वालामुखी विस्फोट, राइस कल्टीवेशन चावल की खेती, चेंजेस इन सन स्पॉट्स नंबर्स, सन स्पॉट्स संख्या में चेंजेस, तो देखिए ये सारे के सारे क्या है, ये इसके कारण हो सकते हैं। चाहे मैं वॉल्केनिक की बात करूं, राइस कल्टीवेशन की बात करूं, ठीक है, या फिर सन स्पॉट्स नंबर की बात करूं, ये सारे के सारे इसके कारण हो सकते हैं जलवायु परिवर्तन के, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 यानी कि डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं फ्रेंड्स, इसके लिए आप कोर्सेज भी प्रोफेशनल्स के अंडर ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप कर लेना कि क्या क्या इसमें आपको मिलेगा और किस तरह की आपकी ये मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज और सब कुछ, ये क्वेश्चंस एमसीक्यूज क्वेश्चंस रिपीटेड, ताकि आप बेस्ट प्रिपरेशन और फास्ट प्रिपरेशन कर सकें। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सूर्य की सीधी किरणें कभी नहीं पड़ती? बताइए, बहुत बार क्वेश्चन हाईलाइट हो रहा है, सबको आना चाहिए। देखिए इसका सही आंसर होगा श्रीनगर। किस स्थान पर सूर्य की किरणें कभी सीधी नहीं पड़ती? श्रीनगर, बाकी सब में पड़ती हैं, जैसे कि आप सभी को क्लियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। अभी हमने इसमें से बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है, ठीक है। माइका इज यूजुअली फाउंड इन मेटामॉर्फिक एंड इग्नियस रॉक्स, यानी कि अग्नेय चट्टानें जिनको हम कहते हैं। क्या माइका अवरक आमतौर पर मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक्स में पाया जाता है? एल्यूमिनियम हैज़ द एडवांटेज ओवर आयरन एज इट इज़ अ रेजिस्टेंट टू corrosion। यानी कि दोस्तों मैं यहाँ पर बात करूँ कि लोहे पर एल्यूमिनियम का एडवांटेज है क्योंकि ये जंग के लिए प्रतिरोधी है। लाइन इज मोस्टली यूज्ड इन galvanizing iron and steel goods। मैग्नीज इज लार्जली यूज्ड इन मेकिंग फर्टिलाइजर। देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस क्या पूछा जा रहा है, फॉल्स की बात हो रही है, क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करो, मैं आपको सब कुछ यहाँ पर क्लियर करवा देता हूँ। पहला ऑप्शन हम यहाँ पर देखते हैं कि माइका इज यूजुअली फाउंड इन मेटामॉर्फिक एंड इग्नियस रॉक्स। क्या माइका अवरक, जिसे हम अवरक कहते हैं हिंदी में, ठीक है, आमतौर पर मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक्स में पाया जाता है? बिल्कुल सही। एल्यूमिनियम हैज़ द एडवांटेज ओवर आयरन एज इट इज रेजिस्टेंट टू corrosion, यानी कि लोहे पर एल्यूमिनियम का एडवांटेज है क्योंकि ये जंग के लिए प्रतिरोधी है। बिल्कुल सही। लाइन इज मोस्टली यूज्ड इन गैल्वनाइजिंग आयरन एंड स्टील गुड्स। देखिए पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि गैल्वनाइजिंग होता क्या है। दोस्तों गैल्वनाइजेशन कहो या फिर गैल्वनाइजिंग कहो, ठीक है, जैसे कि इसे आमतौर पर कहा जाता है, कुछ भी हम कह सकते हैं, जंग को रोकने के लिए लोहे या स्टील पर एक सुरक्षात्मक, जिसे हम सेफ्टी कवच कहते हैं, ठीक है, जिंक कोटिंग लगाने की एक प्रक्रिया है। क्लियर है? मैं यहाँ पर बात करूँ गैल्वनाइजिंग की, मैंने यहाँ पर क्या बोला, गैल्वनाइजेशन कहो या फिर गैल्वनाइजिंग कहो, कुछ भी कहो, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो जंग रोकने के लिए लोहे या स्टील पर एक सुरक्षात्मक जिंक कोटिंग लगाने की एक प्रोसेस है, ठीक है, लेकिन लाइन इसमें यूज नहीं होती, तो इसलिए मतलब इसका जो ऑप्शन रहेगा यानी कि ये गलत है क्योंकि लाइन इज मोस्टली यूज्ड नहीं होती है। इसमें गैल्वनाइजेशन का मैंने आपको थोड़ा सा क्लियर करवा दिया है कि ये जंग को रोकने के लिए सुरक्षात्मक जिंक कोटिंग की एक प्रक्रिया है, ठीक है। मैग्नीज इज लार्जली यूज्ड इन मेकिंग फर्टिलाइजर्स, यानी कि मैग्नीज का उपयोग मुख्य रूप से उर्वरक बनाने में किया जाता है। बिल्कुल सही। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी कि ये गलत है, लाइन इज मोस्टली यूज्ड नहीं होता है, ठीक है।
क्लियर है? थोड़ा सा क्वेश्चन को मॉडिफाइड किया गया है यहाँ पर, लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाइड के साथ टिपिकल भी बनता है तब भी आपके पास आंसर्स होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? सबको आना चाहिए, सबको पता होना चाहिए। विनस यानी कि शुक्र, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। निम्नलिखित में से गैसों का कौन सा समूह हरित गृह प्रवाह में योगदान देता है? अब देखिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट की जब भी बात करते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, एक दो नहीं, बहुत सारे मॉडिफाइड क्वेश्चंस होते हैं। उठा लीजिए कोई भी प्रीवियस पेपर, बहुत क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट एक नेचुरल प्रोसेस है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें मदद करती हैं। ठीक है, जैसे कि वातावरण के तापमान को उम्मीद से ज़्यादा, ठीक है, बनाने में मदद करती हैं। अब देखिए इसमें से कौन कौन सी गैसें आती हैं, जैसे कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, जलवाष्प हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट में। अब इसी तरह की जब भी हम क्योटो प्रोटोकॉल लास्ट में डिस्कस कर चुके हैं, जैसे जैसे मैं आगे हम बढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है। ठीक है, छूटनी नहीं चाहिए बस आपकी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कौन सा समूह हरित गृह प्रवाह यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात हुई थी योगदान देता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। पर्यावरण के संदर्भ में डर्टी दर्जन या फिर डर्टी डजन रेफर्स टू। अब देखिए क्या है ये डर्टी डजन? एक खतरनाक रसायन है जिसे इंटरनेशनल लेवल पर लगातार कार्बनिक प्रदूषक पीओपी के रूप में जाना जाता है। यानी कि एक लेवल हम इसे कह सकते हैं कि ये काफ़ी खतरनाक रसायन है इंटरनेशनल लेवल पर। ठीक है, मापा जाता है जिसको हम मेजरमेंट कहते हैं पीओपी के रूप में। तो इसका सही आंसर होगा यानी कि 12 परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स इज द डर्टी डजन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। पर्यावरण के संदर्भ में यहाँ पर क्वेश्चंस की बात हुई है, एनवायरनमेंट, और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है बस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। संजीवों का 5 जगत वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? सजीवों का 5 जगत वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? लिविंग ऑर्गेनिज्म की यहाँ पर बात हुई है। द राइट आंसर इज RH विटाकर। ये आपको डायरेक्ट याद रख लेना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये टॉप 10 मैगजीन्स के साथ और न्यूज़पेपर में भी हाईलाइट हुआ है क्वेश्चंस, और प्रीवियस बेस्ड क्वेश्चंस में टॉपिक हाईलाइट हुआ है, तो इसलिए याद रख लो इस नाम को, RH विटाकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं हम। कच्चे जल उपचार का चौथा चरण क्या है? अब देखिए रॉ वाटर ट्रीटमेंट की यहाँ बात हुई है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार इंपॉर्टेंट हो रहा है। ठीक है, छूटना नहीं चाहिए आपसे। फ्रेंड्स, अगर आप बेस्ट एंड फास्ट प्रिपरेशंस करना चाहते हैं प्रोफेशनल्स के अंडर, ज्वाइन कर लेना कोर्सेज, क्योंकि आपको वहाँ पर बहुत ही बढ़िया प्रिपरेशंस हो जाती है एग्जाम हॉल में जाने से पहले। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर क्लोरिनेशन। अब देखिए क्लोरिनेशन या फिर क्लोरीनीकरण हिंदी में। ठीक है, इसका ये लास्ट 4th स्टेप होता है रॉ वाटर ट्रीटमेंट का। ठीक है, और सेडिमेंटेशंस अवसादन जिसे हम कहते हैं। ठीक है, और फिल्ट्रेशंस आपको छानना। ठीक है, छानने का काम। तो ये क्लोरीनीकरण यानी कि ये लास्ट स्टेप यानी कि 4th स्टेप रॉ वाटर ट्रीटमेंट का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। भारत को कितने पिन कोड जोन में बांटा गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को आना चाहिए। देखते हैं इसका सही आंसर होता है। देखिए अगर हम इंडिया की बात करें तो टोटल जो है वो 9 पोस्टल जोन्स की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। अब ज्योग्राफिकल रीजन जोन्स की बात करूँ तो कितने हैं? 8, और एक जो बचा वो किसका है? इंडियन आर्मी के लिए। ठीक है, इंडियन आर्मी के लिए जो रिजर्व्ड है एक पोस्टल कोड, और जो बाकी बचे 8। ठीक है, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा 8। लेकिन पिन कोड डिजिट कितने नंबर का होता है ये क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, वो 6 नंबर का होता है। यहाँ पर बात की गई थी पिन कोड जोन्स में बांटा गया है। ठीक है, तो टोटल इंडिया में 9 जोन्स, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन ये बनता है कि ज्योग्राफिकल रीजन जोन्स इंडिया टोटल पोस्ट, तो आपको याद रखना है 8। ठीक है,
क्लियर हो रहा है? एक जो बचा वो किसके लिए है? इंडियन आर्मी के लिए है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर हमने विचार करना है। देखते हैं कुछ ऑप्शंस में क्या क्या है। इंडिया इज द ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट, बिल्कुल सही बात है। इंडिया क्या है कि कॉटन प्लांट का एक घर है। ठीक है, बहुत सारे कपास। इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डेवलप हाइब्रिड कॉटन वेराइटी लीडिंग टू इंक्रीज्ड प्रोडक्शन। क्या बात हुई यहाँ पर कि भारत दुनिया का पहला देश है जिसने कपास की हाइब्रिड कॉटन की वैरायटी विकसित की है, जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई है। बिल्कुल सही। ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट और सेकंड इसका सही होगा। ऑप्शंस फर्स्ट और सेकंड, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि दोनों ये ठीक है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी तंत्र ने जोग जल प्रताप का निर्माण किया? अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पर क्यों बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स। शरावती रिवर जिसका उद्गम कहाँ से ओरिजिनेट होती है? कर्नाटक से। लिख लीजिए साथ साथ में, बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक राज्य में है, इसी राज्य में बहती है और इसी राज्य में समाप्त हो जाती है ये शरावती रिवर। प्रसिद्ध जोल वाटरफॉल्स इसी नदी के द्वारा ये निर्मित है, तो इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। निम्नलिखित पर हमने विचार करना कि कौन सा सही है। नंगा पर्वत इज द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयन रेंज इन इंडिया, बिल्कुल सही बात है। लेकिन वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो ये 9वीं सबसे ऊंची पीक यानी कि चोटी है वर्ल्ड की। और इंडिया की बात करें, हिमालयन रेंज इन इंडिया, नंगा पर्वत, तो सेकंड हाईएस्ट पीक। अब देखिए क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेपाल की चोटियां कौन कौन सी है? बहुत सारे क्वेश्चंस वहां से बनते हैं। ठीक है, अभी एक जो चोटी थी पुमोरी चोटी, काफ़ी हाईलाइट हुई थी। ठीक है, और हम हिमाचल से वो कौन थे जिन्होंने पुमोरी चोटी को फतेह किया? बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, देखते हैं कितने को ये आंसर आता है। क्योंकि टेलीग्राम अगर आपने ज्वाइन करके रखा है तो बहुत सारे क्वेश्चंस, पॉल्स क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ पे अपडेट होते रहते हैं हिमाचल करंट अफेयर्स के भी। ठीक है, नहीं पता लग रहा है, करंट अफेयर्स की सीरीज भी हमने डिस्कस कर चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और पीडीएफ जितनी भी रहती है वो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप्स में मिल जाती हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ईस्टर्न कंटिन्यूएशंस ऑफ द नंगा पर्वत इज लोकेटेड इन नेपाल। ये तो नहीं होगा, तो इसलिए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 बी, यानी कि 1। नंगा पर्वत इज द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयन रेंज इन इंडिया, और वर्ल्ड की बात करें तो 9वीं। ठीक है, और इसी तरह से देखिए आपकी चाहे नेपाल की चोटियों की बात करें या फिर उत्तराखंड की चोटियों की बात करें या फिर हिमाचल की चोटियों की बात करें, ये सारी की सारी डिटेल्स भी आपको टेलीग्राम ग्रुप्स में अपडेट हमारी टीम कर देगी। ठीक है, डेक्कन ट्रैप फॉर्मेशन का कारण था। अब देखिए डेक्कन, इसका फॉर्मेशंस का जो कारण था दोस्तों ये था शील्ड इरप्शंस, इनकी विस्फोट, लावा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। ज्वार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? अभी मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि टाइड्स क्या है। ठीक है, आपका भाटा ईबीबी क्या है, एफ जिसे हम कहते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं। बताइए, ऑप्शन सामने है, जल्दी से सोचना है। नीप टाइड हैज मैक्सिमम रेंज ऑफ टाइड। स्प्रिंग टाइड ऑक्योर्स व्हेन सन, मून एंड अर्थ आर इन द स्ट्रेट अप लाइन। नीट टाइड ऑक्योर्स व्हेन मून एंड सन आर perpendicular to each other. Time between the high tide and low tide when the water level is falling is called EBB. मैंने क्लियर करवा दिया ये सारी चीज़ें कि टाइड क्या है, व्यतिरंग क्या है। जब समुद्री जल ऊपर आता है उसे हम ज्वार कहते हैं और जो नीचे जाता है उसे भाटा कहते हैं। चंद्रमा के अट्रैक्शन फोर्स का पृथ्वी के जो सागरीय जल है, ठीक है, उस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ज्वार भाटा चंद्रमा और सूर्य के पृथ्वी पर ग्रेविटेशन फोर्स द्वारा खिंचाव के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, इसलिए इसका टाइम भी पता चल जाता है कि कब आएगा कब नहीं आएगा ज्वार भाटा। ठीक है, समुद्री में आपको क्लियर है बहुत सारा आता रहता है, काफ़ी ऊंची तरंगे, लेयर्स। तो इसका सही आंसर होगा यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये गलत है, बाकी ये सारी चीज़ें ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। डोगर बैंक, रॉकफॉल बैंक, वेल्स बैंक और सैंड बैंक कहाँ पर स्थित है? डायरेक्ट क्वेश्चंस बनेगा, आपको बस याद रखना है। इसका सही आंसर क्या होगा? सी, यानी कि
नॉर्थ ईस्ट अटलांटिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, नॉर्थ ईस्ट अटलांटिक में डॉगर बैंक, रॉकफॉल बैंक, वेल्स बैंक और सैंड बैंक, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट अटलांटिक में। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, जब ठंडा मोर्चा किसी क्षेत्र से ऊपर से गुजरता है, यानी कि ठंडा मोर्चा दोस्तों यहाँ पर बात हुई है कोल्ड फ्रंट पासेस की। ठीक है, अब देखिए जब कोल्ड फ्रंट पासेस के पीछे की जो हवा होती है इसके आगे की हवा की तुलना में दोस्तों अधिक ठंडी होती है और ड्राई होती है, शुष्क होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? टेम्परेचर डिक्रीज होगा, बिल्कुल सही बात। ह्यूमिडिटी इंक्रीज, ये तो नहीं होगा। ठीक है, स्काई बिकम्स क्लियर, और उसके बाद क्या होगा? स्काई बिकम क्लियर, जो आसमान है वो साफ होगा। ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीज होगा। ठीक है, और स्काई जो है वो क्लियर होगा। ठीक है, जब एक कोल्ड फ्रंट पासेस किसी एरिया से गुजरेगा। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 और 3, यानी कि 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखिए आपको सिंपली करना क्या है, व्हाट्सएप करना है, कोर्सेज की जानकारी भी लेनी है, बेस्ट एंड फास्ट प्रिपरेशंस भी करनी है, सब कुछ आपको क्लियर करवा दी जाता है। आपकी बेस्ट प्रिपरेशंस हो जाती है एग्जाम हॉल में जाने से पहले। ठीक है, और टेस्ट, फ्री टेस्ट कैसे लगेंगे ये भी जानकारी आप ले लीजिए, और बाकी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पॉल्स क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा नोटिफिकेशंस, ये सारी चीज़ों के लिए टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।